बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर मोहल्ले के दूसरे घरों से मुख्तलिफ नहीं था, सादा कनात से भरा हुआ। मगर जब कोई बड़ा रिश्ता आता तो ये सादगी अचानक एक कमी बन जाती थी। मैं बावर्ची खाने के दरवाजे से लगी खड़ी थी, कप में चाय डाल रही थी और हर लफ्ज़ मेरे कानों में सीसा पिघला रहा था। आज आने वाले मेहमान एक बहुत बड़े कारोबारी ख़ानदान से थे और अम्मी और अब्बा के चेहरों पर गैर मामूली उम्मीद थी। आपकी तालीम का बहुत सुना है मास्टर साहब। रिश्ते के लिए आने वाले लड़के की वालिदा, जो खुद को शहर की एक रईस समझती थी, उन्होंने अपने महंगे बैग को सोफे पर रखते हुए कहा। उनका लहजा मीठा था मगर आंखों में ठहराव और तफाखुर था। अब्बा ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हमारी सबसे बड़ी दौलत यही है कि हमने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दी है। हिना बहुत बाइखलाक और जिम्मेदार लड़की है, सादगी से रहना जानती है। अब्बा की आवाज़ में एक उस्ताद का वकार था जो दौलत की कमी को अपनी शराफत से पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लड़के की वालिदा ने चाय का एक घूंट लिया और आहिस्तगी से कप वापस ट्रे में रखा। उनकी नज़रें कमरे के पुराने फर्नीचर और हल्की पड़ी दीवारों पर थीं। देखिए जनाब, बाइखलाक तो होगी ही, मगर आप समझ सकते हैं आजकल के दौर में लड़कियों की ग्रूमिंग क्या होती है। सुहेल मेरा इकलौता बेटा है और उसका रहन सहन ज़रा ऊंचा है। वो रुकी और उन्होंने बराह रास्त मेरी अम्मी की तरफ देखा। अम्मी का चेहरा परेशानी से सफ़ेद हो गया। उन्होंने फ़ौरन इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा, बहन जी आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, हमारी बेटी हर तरह के माहौल में चलने वाली है। वो आपके घर को अपनी मेहनत और प्यार से जन्नत बना देगी। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। वो मेरी शादी के लिए इस कदर बेचैन थी कि तकरीबन गिड़गिड़ा रही थी। और फिर वो आखिरी जुमला आया जो हमेशा मेरे दिल पर एक ज़ख्म छोड़ जाता था। लड़के की वालिदा कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट लाई और बड़ी शाइस्तगी से अगर बेरहमी से कहा, जनाब मोहतरम, आपकी शराफत की हम कदर करते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि हमारी और उनकी दुनियादारी का मयार कहाँ मिलता है। सुहेल को एक ऐसे घर में बहू चाहिए जो हमारे बड़े मयार के साथ तालमेल कर सके। आप लोग बहुत मोअज़्ज़िज़ हैं मगर हमारे रास्ते शायद मुख्तलिफ हैं। वो ये कहकर अपने खावंद और बेटी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलते ही वो कार में बैठे और लम्हों में हमारी नज़रों से ओझल हो गए। दरवाज़ा बंद होते ही अम्मी बेबसी से सोफे पर ढेर हो गई। अब्बा ने खामोशी से अपने कंधे झुका लिए। वो अल्फाज मेरे वालिदैन के लिए बेइज्जती थे और मेरे लिए ये एहसास कि मैं सिर्फ इसलिए शादी के लायक नहीं थी क्योंकि मेरा बाप अमीर नहीं था। इस खामोशी और सन्नाटे में मैंने अपनी आंखों की नमी पोंछ ली और पहली बार मैंने खुद से कहा, अगर किस्मत ने मुझे सादगी दी है तो मैं साबित करूंगी कि मेरा सब्र किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती है। ये वो लम्हा था जब मैंने ज़िंदगी की कड़वी हकीकत को कबूल किया और अपने अंदर एक नया आज़म पैदा किया। अम्मी अक्सर कहती थी, बेटा किस्मत वाले ही अच्छे शौहर पाते हैं। उनका लहजा हमेशा हसरत भरा होता, जैसे वो मेरे नसीब को पहले ही हार चुकी हूँ। वो मुझे तसल्ली देती थी कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर खुद रातों को जागकर दुआएं करती थी कि किसी तरह मेरा बोझ उनके सर से उतरे। उनकी इस बेचैनी ने मुझे भी अंदर से तोड़ दिया था। मैं भी हर रात रब से दुआ मांगती कि मेरा नसीब आसान हो, मेरी ज़िंदगी में वो शख्स आए जो मेरे घर की इज्जत को समझे और मुझे मोहब्बत दे। मेरी दुआएं खामोश होती थीं, सिर्फ मेरी आंखों के आंसू उनकी शिद्दत बयान करते थे। वक्त धीरे धीरे रेंग रहा था और हालात वही के वही थे। हर सुबह एक नई उम्मीद लाती और हर शाम एक नई मायूसी के साथ गुरूब होती। लेकिन किस्मत ने पहले इम्तहान लिखा, फिर कहानी। ये वो मरहला था जब मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, दूसरों की शादियां देखकर और अपने लिए दुआएं मांगकर। मगर अल्लाह का करम हमेशा से ही गैर मुतवक्किर रहा है। एक दिन मोहल्ले में एक अजीब खबर मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। खबर ये थी कि एक बहुत अच्छे घराने ने, जो हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर एक पोश इलाके में रहते थे, मेरा रिश्ता मांगा है। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, मुझे लगा कि शायद ये कोई गलतफहमी है। जब अब्बा ने इस बात की तस्दीक की तो हमारे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब ने कहा कि ये ख़ानदान अमीरों में शुमार होता है, इनका एक बड़ा कारोबारी पस मंज़र है। लोग हैरान थे कि उन्हें हमारे जैसे मुतवसत तबके के बल्कि गरीब समझे जाने वाले घर में क्या नज़र आया। मोहल्ले की औरतें जो हमारी सादगी पर तंज करती थीं, अब हमारे घर के बाहर जमा होकर हैरानी से पूछ रही थी कि आखिर ये मुआवजा कैसे हो गया। मैं डर भी रही थी कि कहीं ये रिश्ता भी पिछले रिश्तों की तरह मजाक न बन जाए, कहीं वो लोग भी आकर हमारे घर की दीवारों की बोसीदगी और पुराने फर्नीचर का मवाजना अपनी दौलत से न करें। मेरे दिल में एक लहर थी जो खौफ और उम्मीद के दरमियान झूल रही थी। मगर अब्बा ने कहा, है ना, ये अल्लाह का करम लगता है। उनकी आवाज़ में ऐसा पुख्ता यकीन था
जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में वो सुकून था जो कई सालों से गायब था। उनकी इस बात ने मेरे दिल को एक आरज़ी ढारस दी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि शायद मेरी रातों की दुआएं अब कबूल होने वाली हैं। मैं इस खुशी को थामे हुए थी, इस नए मोड़ का इंतजार कर रही थी, मगर मुझे क्या पता था कि इस सब के पीछे कितनी आजमाइशें और कितने तूफान छुपे हुए थे। ये तो बस कहानी का आगाज था, एक ऐसा आगाज जहां बज़ाहिर सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर तकदीर के इरादे कुछ और ही थे। पिछले दिनों की खबरों और मोहल्ले की सरगोशियों के बाद अगले रोज वो लोग दोपहर को हमारे घर आए। मेरे दिल की धड़कन एक गैर मामूली रफ्तार से चल रही थी। हर गुजरता लम्हा एक इम्तहान से कम नहीं था। हमारे छोटे से घर को अम्मी ने अपनी पूरी इस्तात के मुताबिक सजा दिया था। पर्दे धुलकर साफ कर दिए गए थे और पीतल के बर्तन चमक रहे थे ताकि कोई कमी महसूस न हो। वो लोग एक बड़ी और सियाह गाड़ी में आए जो हमारे घर के सामने आकर रुकी तो मोहल्ले में एक अजीब सी सरसराहट फैल गई। अंदर आकर वो लोग सोफे पर बैठे। मैंने पहली बार अपने होने वाले शौहर सलमान को देखा। वो बहुत दराज कद नहीं था, मगर उसका वजूद भारी था। उसकी आंखें गहरी थी जिनमें कुछ अजीब सी उदासी या थकावट थी। वो गुमसुम मगर बुर्दबार लग रहा था, जैसे किसी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ हो। शायद तबीयत का भारी था या फिर वो इस माहौल से मुताबिकत नहीं पैदा कर पा रहा था, ये मैं समझ नहीं पाई। उसके साथ उसकी माँ और एक बड़ी बहन भी आई थी। अब्बू ने रस्मी बातचीत शुरू की जैसे कि हर रिश्तेदारी में होता है। उन्होंने अपनी मुलाजमत और मेरे ख़ानदान के बारे में बताया। जब मेरी बारी आई तो मैंने चाय पेश की और मेरी नज़रें फर्श पर जमी हुई थी। अचानक सलमान की माँ, एक मजबूत और बावकार खातून ने बातचीत का रुख मोड़ दिया। उन्होंने अब्बा की तरफ देखा और कहा, हमें बस शरीफ बहू चाहिए जो हमारे घर की इज्जत को संभाल सके। फिर एक जुमला कहा जिसने मेरे वालिदैन को गहरी तस्कीन दी। हमें जहेज, रस्म रिवाज या कोई फजूल मुतालबा नहीं चाहिए, हम सिर्फ एक अच्छी लड़की चाहते हैं। अब्बा की आंखों में सुकून आ गया। ये शायद वही जुमला था जो वो सुनना चाहते थे, वही ऐलान जो उनकी सालों की परेशानी को एक लम्हे में ख़त्म कर सकता था। मेरी अम्मी की आंखों में तो आंसू भर आए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा घराना बगैर किसी मुतालबे के रिश्ता कर रहा है। इस माहौल में मुझे थोड़ा सा हौसला मिला और मैंने पहली बार सलमान की तरफ देखने की जुर्रत की। सलमान ने मुझे एक नज़र देखा और फिर फौरन नज़रें झुका ली। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना खुशी ना नागवारी। वो पत्थर की एक मजबूत मूर्ति लग रहा था। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या उसे रिश्ता मंजूर है तो उसने कोई सवाल नहीं किया, बस सर हिला दिया। उसका ये खामोश अस्बात, उसकी गहरी आंखों की खामोशी मुझे एक सवालिया निशान दे गई। मुझे लगा शायद वो ज़्यादा बातूनी नहीं होगा या शायद उसे अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी पड़ रही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये अमीर लोग अक्सर ऐसे ही होते हैं, कम बोलने वाले और बावकार। सलमान की माँ ने अगले हफ्ते की तारीख भी पक्की कर दी। उन्होंने कहा कि वो इस रिश्ते में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं चाहते। वो कह रही थी, बेटी अच्छी हो तो कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, हम इसको जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहते हैं। अम्मी बहुत खुश थी कि रिश्ता पक्का हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी से वो आज़ाद हो रही हैं। घर में चारों तरफ खुशी का समा था। मेरे भाई बहनों को जब ये खबर मिली तो वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने भी फ़ौरन शादी की तैयारियों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अगले हफ्ते मंगनी हुई। सब कुछ जल्दी जल्दी में तय हो गया। सलमान के ख़ानदान की सादगी हैरान कुन थी। उन्होंने एक भी फजूल रस्म अदा नहीं की। मेरे लिए एक सादा सी सोने की अंगूठी लाई गई और मुझे महसूस हुआ जैसे वो मेरे घर की हालत को समझ रहे हैं। उनकी ये सादगी मेरे लिए मज़ीद इत्मीनान का बाइस बनी, लेकिन फिर भी एक गैर मरई परेशानी मेरे दिल में थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद यही मेरा नसीब है और मुझे इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने हर वो कोशिश की इस बेचैनी को निकाल दूं, लेकिन एक दफ़ा जब मैं और सलमान अकेले बात कर रहे थे तो मैंने उससे उसकी पसंद और नापसंद के बारे में एक सवाल किया तो उसने सर हिला दिया और कहा, तुम अच्छी हो। उसने मेरी आंखों में नहीं देखा। मुझे कहीं गहरा एहसास था कि सलमान के दिल में कुछ खटक रहा है। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ गम या कोई ऐसी बोझल बात थी जो वो जाहिर नहीं कर सकता था। उस लम्हे मैंने खुद को रोका और उस पर दबाव नहीं डाला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता किसी भी किस्म की तलखी से शुरू हो। मैंने सोचा शादी के बाद जब हम दोनों एक दूसरे को जानेंगे, जब हम एक नए माहौल में होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि प्यार और मोहब्बत वक्त के साथ साथ पैदा हो जाती है। मैंने उसके रवैये को उसकी मसरूफियत या उसके कारोबारी दबाव से मंसूब कर दिया। किस्मत उस वक्त मुस्कुरा रही थी, मगर मुझे अब एहसास होता है कि शायद वो तंज से मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि ये कहानी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि असल कहानी तो शादी के बाद ही शुरू होनी थी, जब दो अजनबी एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं।
اور جب ان کے درمیان چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ دن قریب آ رہا تھا اور میں اس سے بے خبر تھی۔ شادی کی وہ راتیں جن کے بارے میں نے خواب دیکھے تھے ایک بھیانک حقیقت میں بدل گئی۔ شادی کے پہلے ہی ہفتے سلمان کا رویہ بدلا لگا، بلکہ یوں کہوں کہ اس نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ جس خاموشی کو میں نے شرافت اور بردباری سمجھا تھا وہ دراصل غرور اور بے حسی تھی۔ ہمارا گھر ایک بڑے اور شاندار بنگلے میں تھا، مگر اس گھر میں محبت اور اپنائیت کا فقدان تھا۔ وہ مجھ سے بات کم اور حکم زیادہ کرتا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک سخت لہجہ ہوتا تھا، جیسے میں اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے گھر کی ایک ملازمہ ہوں۔ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوتی اور کوئی چیز غلطی سے میرے ہاتھ سے گر جاتی یا میں کسی کام میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں تو وہ طنز سے کہتا، سیکھ کر آئی نہیں تھی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل میں چھید کر جاتے تھے اور میں اپنے غریب گھر اور والدین کی یاد میں آنسو بہاتی تھی۔ سب سے زیادہ مشکل اس کی ماں کی موجودگی تھی۔ وہ ہر وقت اسے میرے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ وہ کہتی، ہم نے اتنی شان سے بیاہ کر لایا اور یہ لڑکی اسے تو برتن دھونے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ یا کبھی کہتی، اس کے والدین نے تو کچھ جہیز بھی نہیں دیا، اب یہ کیا کام کرے گی؟ یہ ساری باتیں سلمان کے کانوں میں ہر وقت زہر بھرتی رہتی تھی اور سلمان بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو کر مجھ پر مزید سختی کرتا تھا۔ میں چپ کر سہتی رہی۔ مجھے یہ یقین تھا کہ شاید میرے صبر سے یہ گھر بس جائے۔ میں نے سوچا کہ یہ نئی شادی ہے، نئے گھر کے اصول ہیں اور مجھے انہیں اپنانے میں وقت لگے گا۔ میں نے اس کی ہر بات مانی، ہر حکم کی تعمیل کی، مگر سلمان کی آواز کا طنز میرے دل کو ہر روز چیرتا تھا۔ وہ اس طرح بات کرتا تھا جیسے میں کوئی لاوارث ہوں جس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ایک رات کھانے پر ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا تو اس نے میری پلیٹ اٹھا کر پھینک دی اور غصے میں کہا، کیا یہی سیکھ کر آئی ہو؟ جاؤ اور اپنے والدین سے کہو کہ انہوں نے تمہیں کچھ بھی سکھایا نہیں ہے۔ میں رونے لگی مگر اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ رات کو اکثر وہ غصے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پھینک دیتا، جیسے ریموٹ کنٹرول یا کوئی کتاب۔ مجھے اس کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں ہی ناکافی ہوں، شاید میں اس امیر گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم، اپنے ہنر اور اپنی صلاحیتوں کو بھول کر صرف اس گھر کے کاموں پر توجہ دینا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم دونوں کے درمیان کیا مسئلہ ہے، تو اس نے غصے میں میری طرف دیکھا اور کہا، تم بس گھر کا کام ہی کرنا، زبان کم چلانا۔ اس نے یہ جملہ اس قدر سرد مہری سے کہا کہ میرے دل کی ہر خواہش، ہر امید منجمد ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود اس گھر میں صرف ایک بے جان چیز کی طرح ہے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میرا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ سلمان کے ظلم کا اثر اور میری خاموش کشمکش، اس سخت رویے کی وجہ سے میری ذہنی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے کے کونے میں چپ چاپ رونا اپنی ذات کا ایک معمول بنا لیا تھا۔ گھر میں ہر وقت ایک غیر مرئی گھٹن محسوس ہوتی تھی، جیسے میں ہوا میں نہیں بلکہ پانی کے اندر رہ رہی ہوں، جہاں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ سلمان کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ میں نے اس سے شادی صرف محبت کی بنیاد پر تو نہیں کی تھی، مگر مجھے یہ امید تھی کہ وہ ایک مہذب اور با اخلاق شخص ہوگا، جیسا کہ رشتہ طے کرتے وقت ظاہر ہوا تھا۔ اب مجھے شک ہونے لگا تھا کہ کیا واقعی وہ خاموش اور باوقار تھا یا محض کسی دباؤ میں آ کر خاموش تھا۔ میں نے ایک دن اپنی نند سے بات کرنے کی کوشش کی، جو کبھی کبھار ہمارے گھر آتی تھی۔ میں نے اس سے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا کہ سلمان کے رویے میں کیا تبدیلی آئی ہے، مگر اس نے مجھے سختی سے ڈانٹا۔ تمہیں میرے بھائی کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ تم ایک غریب گھر کی لڑکی ہو، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں اتنا بڑا گھر اور اتنی دولت ملی ہے۔ اس کی باتوں نے میرے شک کو مزید گہرا کر دیا اور میں نے اپنے آپ میں ہی سمٹنا شروع کر دیا۔ راتوں کو جب سلمان سو جاتا تو میں چھپ کر اپنے موبائل فون پر اپنے پرانے گھر کی تصاویر دیکھتی تھی۔ وہ سادگی، وہ سکون اور وہ محبت، مجھے ان تمام چیزوں کی شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ دولت کا پنجرہ ہے جہاں میرے خوابوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ میرے والدین کو جب میں فون کرتی تو میں جھوٹ بولتی کہ میں بہت خوش ہوں۔ میری والدہ میری آواز میں تبدیلی محسوس کرتی تھی، مگر میں انہیں مطمئن کر دیتی کہ بس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ پریشان ہوں۔ ایک شام جب سلمان دفتر سے واپس آیا تو وہ غصے میں تھا، اپنے سارے دن کا دباؤ مجھ پر نکالنے لگا۔ اس نے مجھے ایک معمولی سی بات پر سخت سست کہا اور چیخ کر بولا کہ میں اس کی زندگی میں ایک بوجھ ہوں۔ اس جملے نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں بوجھ ہوں تو پھر مجھے اس گھر میں کیوں لایا گیا؟ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ شاید اس نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ وہ اپنے خاندان کی عزت بچا سکے، یہ شاید وہ کسی اور سے محبت کرتا ہوگا اور مجھ سے شادی کر کے وہ اپنی مرضی کے خلاف ہو گیا تھا
वो कभी भी मेरे करीब नहीं आया, ना ही उसने मुझसे किसी किस्म की जज्बाती वाबस्तगी का इजहार किया। वो मुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता था। मैं इस ज़हनी अजियत और तौहीन की इंतहा पर पहुंच चुकी थी और मैंने एक रात सोचा कि मैं ये घर छोड़कर अपने वालिदैन के पास चली जाऊंगी। मैंने अपना पुराना बैग निकाला, मगर मेरे वालिद का जुमला याद आया, किसी के जुल्म के सामने हार मत मानना। इस जुमले ने मुझे रोका। मैंने खुद को कहा कि मैं साबित करूंगी कि मैं सिर्फ गरीब नहीं बल्कि एक साबिर और वफादार बीवी भी हूँ। मगर वक्त बदलने से पहले एक हादसा बदल गया। हमारी पूरी जिंदगी ये हादसा उस दिन हुआ जब मैं सलमान के जुल्म और अपनी बेबसी की इंतहा को पहुंच चुकी थी। किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था। ये मोड़ दरअसल मेरे सब्र का इम्तिहान था और मेरे लिए एक ऐसी कहानी का आगाज था जहां मुझे अपनी कीमत का अंदाजा होगा। सलमान के बदले हुए रवैये के बाद, जिसने मेरी जिंदगी को एक जहन्नुम बना दिया था, तकदीर ने एक और ही खेल खेला। एक रात सलमान देर से घर आ रहा था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ कारोबारी मामलात या बेफिक्र जिंदगी के मजे लूटने में मसरूफ रहता था। उस रात वो बहुत ज़्यादा देर कर चुका था। मैं अपने कमरे में बोझल दिल के साथ बैठी थी और उसके आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि दिन के आखिरी अहकाम की तामील करूं। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब फ़ोन की घंटी एक गैर मामूली शिद्दत से बजी। मैंने डरते डरते कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक अजनबी की भारी और परेशान आवाज़ आई, जिसने बताया कि उसकी गाड़ी का एक बड़ा और शदीद हादसा हो गया है। मेरी दुनिया मेरे पांव तले से निकल गई। मैंने फ़ौरन अम्मी यानी सास को जगाया और हम दोनों भागते हुए एम्बुलेंस के पीछे पीछे अस्पताल पहुंचे। वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। सलमान खून में डूबा हुआ था। उसका चेहरा जख्मों और मट्टी की वजह से पहचानना भी मुश्किल था। मैं सकते की हालत में खड़ी थी। मेरी आंखों के सामने वो जालिम शौर नहीं बल्कि एक बेबस और जख्मी इंसान था। डॉक्टर ने हमें आईसीयू के बाहर इंतजार करने को कहा। 3 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा बहुत संजीदा और परेशान था। उसने सर्द लहजे में कहा, मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। रीढ़ की हड्डी में शदीद चोट है जिसकी वजह से आधा जिस्म मफलूज होने का खतरा है। सर पर भी गहरे जख्म है। ये कुछ महीने चल भी ना पाए, हो सकता है जिंदगी भर बिस्तर तक महदूद रहे। दुनिया मेरी आंखों के सामने अंधेरी हो गई। मैंने सोचा कि ये क्या हो गया। वो शख्स जो मुझ पर हुकूमत करता था, जो 1 मिनट की ताखीर भी बर्दाश्त नहीं करता था, वो आज बेबस बिस्तर पर पड़ा है। अम्मी सास वहीं बयान करने लगी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को क्या हो गया। मैंने अपने सारे गम और रंजिशें एक तरफ रख दी और ख़ुद को संभाला। मेरे दिल में उसके पिछले रवैये की कोई तलखी बाकी नहीं रही। मैंने अब्बा को फ़ोन किया और उनकी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब्बा ने सिर्फ 2 जुमले कहे जो मेरे लिए ताकत का जरिया बन गए। उन्होंने कहा, बेटा, ये वक्त हिसाब चुकाने का नहीं, खिदमत करने का है। खुदा तुम्हें इस खिदमत का बेहतरीन सिला देगा। अब्बा की इन बातों ने मुझे एक नई ताकत दी। मैंने डॉक्टरों से तफसीली बात की, हर दवाई और इलाज के बारे में समझा। 1 हफ्ते के बाद मैं उसे अस्पताल से घर लाई और वो बड़ा बंगला जो कभी मेरे लिए एक कैद खाना था, अब एक अस्पताल बन चुका था। जख्म धोना, कपड़े बदलवाना और उसकी ज़रूरियात पूरी करना, ये सब काम मैंने बगैर किसी शिकायत के किए, जैसे मैं इस काम के लिए ही पैदा हुई हूँ। उसका जिस्म कमज़ोर था। वो खुद से करवट भी नहीं ले सकता था। दर्द की शिद्दत से वो अक्सर चीख उठता था और मुझे सारी रात उसका हाथ थाम कर बैठना पड़ता था। मैंने अपने सोने के औकात कम कर दिए और हर लम्हा उसकी खिदमत में हाजिर रही। मैंने उसे वक्त पर दवाई दी, उसके लिए नरम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना बनाया और उसे हौसला देती कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। शुरू में अम्मी सास मुझ पर शक करती थी कि कहीं मैं बदला तो नहीं ले रही या दिल से खिदमत नहीं कर रही, मगर जब उन्होंने देखा कि मैं दिन रात उसकी तीमारदारी में मसरूफ़ रहती हूँ तो वो खामोश हो गई। उनकी आंखों में पहली बार मेरे लिए एहतराम और शुक्रगुजारी का जज्बा था। लोग आकर कहते, हिना, औलाद हो तो ऐसी, कोई बेटा भी इतनी खिदमत नहीं कर सकता जितनी तुम कर रही हो। मोहल्ले के लोग जो पहले मेरे घर की सादगी पर तंज करते थे, अब मेरे सब्र और मेरी खिदमत की तारीफ कर रहे थे। एक दफ़ा उनके कारोबारी पार्टनर आए और उन्होंने सलमान से कहा, सलमान, तुम दुनिया में बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, वरना इस दौर में कौन किसी की ऐसी बेलौस खिदमत करता है। एक दफ़ा जब मैं उसे दवाई दे रही थी तो सलमान ने खामोशी तोड़ते हुए अचानक मेरे हाथ को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे जो मेरे लिए गैर मुतवक्की मंजर था। उसने बमुश्किल अपने गहरे जज्बाती दर्द को अल्फाज में ढाला। हिना, तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ तकलीफ दी। मैंने उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, मैंने आपको कभी कसूरवार समझा ही नहीं। आप मेरे शौहर हैं और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपका साथ दूँ। उसने फिर कहा,
تجھ سے اللہ بہت خوش ہے. تم نے ایک گنہگار کی خدمت کی ہے. میری زندگی تمہارے احسان تلے دب گئی ہے. اس کی ماں نے بھی میرے کردار کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے. انہوں نے ایک دن مجھ سے معافی مانگی. بیٹا، تم نے میرے بیٹے کو نئی زندگی دی ہے. میں تمہیں بہت غلط سمجھتی رہی. مجھے معاف کر دو. مہینے گزرے، موسم بدلے اور دھیرے دھیرے وہ بہتر ہونے لگا. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ اتنی جلدی ریکور کر رہا ہے. اس کے جسمانی زخم بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی زخم بھی بڑھنے لگے تھے. وہ مجھے نئے انداز سے دیکھنے لگا. اس کے لہجے میں وہ سختی ختم ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں گہرا احترام تھا. شاید پہلی بار عزت کے ساتھ. یہ وہ عزت تھی جس کا میں ہمیشہ سے حق رکھتی تھی اور جو مجھے اس مصیبت کے بعد ملی تھی. حادثے کے بعد کئی مہینے گزر چکے تھے. سلمان نے اپنی قوت ارادی اور میری غیر مشروط خدمت کے بلبوتے پر زندگی کی جنگ جیت لی تھی. وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ریڑھ کی ہڈی کو دوبارہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جسے ڈاکٹرز معجزہ قرار دیتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوبارہ چلنے لگا. شروع میں فزیو تھراپی کے آلات کا سہارا لیتا، پھر دھیرے دھیرے خود سے قدم اٹھاتا. اس کے چہرے پر نئی چمک تھی، جیسے اسے ایک نئی زندگی مل گئی ہو. اس نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کئی بار یہ تسلیم کیا کہ اس کی زندگی اور صحت صرف میری محنت کا نتیجہ ہے. وہ پہلے سے زیادہ دھیما، زیادہ نرم اور زیادہ متین ہو گیا تھا. اس کے رویے میں وہ امیرانہ غرور بالکل ختم ہو چکا تھا اور اب وہ اکثر مجھ سے چھوٹے چھوٹے گھریلو معاملات اور کاروباری فیصلوں پر بھی مشورے کرتا اور میرے ساتھ وقت گزارتا. ہم نے شام کی چائے ایک ساتھ پینی شروع کر دی تھی. جب ہم خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے تھے. اس کی صحتیابی میرے لیے سب سے بڑا انعام تھا. میں نے سوچا کہ ہماری زندگی اب ایک نئے اور خوشگوار دور میں داخل ہو چکی ہے. میں اپنے والدین کو بھی مل کر آئی تھی جو میرے اس نئے گھر اور نئی زندگی سے بے حد مطمئن تھے. ایک دن جب وہ مکمل صحتیاب ہو چکا تھا اور دفتر بھی جانا شروع کر دیا تھا تو اس نے ایک صبح ناشتے کی میز پر اچانک مجھ سے کہا، ہے نا، جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں آج ایک بہت اہم جگہ جانا ہے. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی اجلت اور خوشی تھی. میں نے حیرانی سے اسے دیکھا کیونکہ اس نے مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی. میں گھبرا کر بولی، کیا ہوا سلمان؟ کیا کوئی ضروری کام ہے یا کسی دوست کے گھر جانا ہے؟ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے کوئی ذاتی سرپرائز دینے والا ہے. وہ مسکرایا. پہلی بار میں نے اس کی مسکراہٹ میں سچائی اور خالص محبت محسوس کی. اس نے کرسی سے اٹھ کر میرے قریب آ کر میرا ہاتھ تھاما. نہیں میری جان، کوئی ڈاکٹری معائنہ نہیں اور نہ ہی دوستوں کے ساتھ محفل. تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، ایک ایسا تحفہ جو تمہارے صبر اور تمہاری وفاداری کا حق ہے. اس نے مجھے فوراً تیار ہونے کو کہا اور ایک خاص لباس پہننے کا اشارہ کیا. میں جلدی سے تیار ہوئی. میرے دل میں خوشی، تجسس اور تھوڑا سا خوف بھی تھا. میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کوئی مہنگا زیور یا کوئی گاڑی دینے جا رہا ہے. ہم گاڑی میں بیٹھے اور ایک ایسے علاقے کی طرف چل پڑے جو شہر کا سب سے زیادہ پوش اور مہنگا علاقہ کہلاتا تھا. ہر طرف بلند و بالا بنگلے، خوبصورت باغات اور پرسکون سڑکیں تھیں. گاڑی ایک شاندار اور عالیشان بنگلے کے سامنے رکی جو اس پورے علاقے کا سب سے بڑا اور دیدہ زیب گھر تھا. یہ بنگلہ نہیں تھا، ایک محل تھا، سفید پتھروں سے بنا ہوا. چاروں طرف خوبصورت باغیچہ، ایک بڑا دروازہ اور شیشے کی چمکتی ہوئی کھڑکیاں. میں حیران، خوش اور بے یقین کھڑی تھی. میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی. میں نے سلمان کی طرف دیکھا اور پوچھا، سلمان، یہ کس کا گھر ہے؟ کیا ہم کسی کے مہمان بننے آئے ہیں؟ وہ بولا، نیچے اترو ہی نا، تمہاری زندگی بدلنے والی ہے اور تمہیں اب کسی کے مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ایک چابی کا گچھا میرے ہاتھ میں تھما دیا. یہ تمہارا ہے. میں نے بے یقینی سے چابیوں کو دیکھا. میں ابھی بھی سکتے کی حالت میں تھی. مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سلمان؟ وہ میرے والدین کے الفاظ دہرانے لگا. جب تم میرے لیے دن رات جاگ رہی تھی، میری زندگی بچا رہی تھی، تب میں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا. یہ اس وعدے کی ایک جھلک ہے. محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی تھی اور ہمارے پرانے گھر کے آس پاس بھی لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی. سب کہتے تھے سلمان اسے بنگلہ دے رہا ہے، یہ سب ہنا کی خدمت کا انعام ہے اور اس کا صبر رنگ لایا ہے. لوگ اب میرے والدین سے مل کر مبارکبادیں دے رہے تھے اور میں خدا کا شکر کرتی رہی کہ میرے آنسو ضائع نہیں ہوئے. میں نے سوچا کہ یہ میری وفاداری اور میری نیک نیتی کا ثمر ہے جس نے میرے شوہر کے پتھر دل کو بھی موم کر دیا. میں نے خود کو اندر سے بہت مضبوط محسوس کیا کہ میں نے مشکل وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا. مگر جب میں نے سلمان کے چہرے پر غور کیا تو وہاں خوشی کی چمک تو تھی، مگر اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا، ایک گہرا بوجھ، ایک افسردگی کی لہر جو اس نے اپنے آپ میں چھپا رکھی تھی، جو میں پڑھ نہ سکی. وہ بار بار میری طرف دیکھتا جیسے کچھ اہم بات کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں. میں نے اس کے اس عجیب رویے کو صحت یابی کی تھکاوٹ سمجھ کر
नज़र अंदाज किया और उसे माजी की पुरानी आदत समझकर भूल गई। मैंने दिल मजबूत किया और उसके साथ अंदर कदम रखा। हमारे दाखिल होते ही कुछ नौकरों ने सलाम किया और हॉल के अंदर की खूबसूरती ने मेरी आंखें चुंधिया दी। सब कुछ नया, सब कुछ कीमती था। मेरी जिंदगी की कहानी का एक नया बाब शुरू हो चुका था। मुझे क्या पता था कि अगले दिन मेरी दुनिया फिर बदलने वाली है और ये बंगला जो मेरी खुशकिस्मती की अलामत लग रहा था एक बहुत बड़े राज को छुपा रहा था, जिसका इंकिशाफ मेरे सब्र को एक बार फिर आजमाएगा। नए बंगले पर जाने से सिर्फ एक दिन पहले, जब मेरे दिल में एक गैर मामूली खुशी और हल्की सी बेचैनी थी, मेरी नंद सारा अचानक हमारे घर आई। ये मेरे लिए कुछ गैर मुतवक्किल था, क्योंकि हादसे से पहले और बाद में भी वो कभी मेरे साथ दोस्ताना रवैया नहीं रखती थी। उसने आते ही एहतियात से बाहर का दरवाज़ा बंद किया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि उसकी आमद का किसी को इल्म हो। वो मुझे हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और मेरी तरफ अजीब और तशवीशनाक निगाह से देखा। उसकी आंखों में वो सर्दमैरी नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बल्कि एक बनावटी हमदर्दी का जाल था। है ना, मुझे तुमसे एक बहुत अहम और नाजुक बात करनी है, उसने अपनी आवाज़ को सरगोशी की सतह पर लाकर कहा। उसकी अचानक गहरी संजीदगी ने मुझे बुरी तरह सहमा दिया। मैं लरसते लहजे में बोली, क्या हुआ बाजी? क्या सलमान ठीक है? सब खैर तो है? मेरे जहन में फ़ौरन सलमान की सेहत का ख्याल आया। मैंने उसकी मुकम्मल सेहतियाबी के बाद कभी उसकी तबीयत की खराबी का नहीं सोचा था। वो बोली, सलमान तो बज़ाहिर ठीक है, मगर अंदर से वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने खुद को मेरे सामने एक मजलूम की हमदर्द के तौर पर पेश किया। देखो है ना, तुमने उसकी इतनी खिदमत की है, दिन रात एक कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि कल जब सब लोग वहाँ जमा हो तो वो तुम्हारी सरेआम बेइज्जती करे, इसीलिए ये सख्त सच तुम्हें पहले बता रही हूँ। मेरा दिल धक से रह गया। ये जुमला मेरे लिए एक ऐसे तीर की तरह था जो सीधा मेरे एतमाद के मरकज़ पर लगा। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। आप क्या कह रही हैं बाजी? किस किस्म का धोखा? आप जानती हैं कि मैंने कैसी कैसी तकलीफ़ें उठाई हैं। आपके भाई की ज़िंदगी मेरी ही खिदमत का नतीजा है। वो मुझसे धोखा क्यों देंगे? सारा ने आंखों में आंसू भरने की नाकाम कोशिश की, जैसे वो मेरे दर्द को महसूस कर रही हो। मेरे भाई ने तुम्हें धोखा दिया है और ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो अब ख़त्म होने जा रही है। वो तुम्हारी खिदमत को मानता है, मगर वो किसी और के इश्क में मुब्तला है। उसने मज़ीद खौफनाक इंकिशाफ किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो एक औरत के साथ उस बंगले में जाता है। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी महबूबा है, जिससे वो हादसे से पहले शादी करना चाहता था। वो उस औरत को वहाँ सेटल कर चुका है। सारा ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए एक वाक़या सुनाया कि उसने किस तरह 2 दिन पहले सलमान को एक पोश इलाके की बैक स्ट्रीट पर देखा था और उसके साथ एक बहुत पुरकशिश और मुहज़्ज़ब खातून थी जो उसी बंगले के करीब से एक दुकान में दाखिल हुई थी। मैंने पीछा किया है ना, क्योंकि मुझे शक हुआ और वो उसी बंगले की सिक्योरिटी से बात कर रही थी। मुझे पता चला कि वो सलमान की पार्टनर है और वो बंगला उसी के लिए ख़रीदा गया है। मैं लरस गई। आपको यकीन है कि आपने कोई सबूत देखा है? मेरे जहन ने फ़ौरन इस सारी कहानी को जुटलाना चाहा, मगर सारा की तफसीलात कुछ ज़्यादा ही मखसूस और खौफनाक थी। मैंने सलमान की वो रातें याद की जब वो हादसे से कबल देर से आता था और फ़ोन पर सरगोशियों में बात करता था। वो बोली, मैंने देखा है और वो आज सबके सामने सच बताने वाला है। हकीकत यह है कि सलमान की बीमारी के वक्त भी उसने अपने वकील को वसीयत के लिए नहीं बल्कि जायदाद की तकसीम के लिए तैयार किया था। वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता था, मगर तुम्हारी खिदमत ने उसे शर्मिंदा कर दिया। अब जब वो ठीक हो गया है तो वो अपने पुराने इरादों को अमली जामा पहनाएगा। सारा ने मजीद कहा, वो बंगला तुम्हारे लिए नहीं खरीदा गया, बल्कि वो बंगला उसी औरत के नाम होने वाला है, ताकि वो तुम्हारी खिदमत का बदला किसी और शक्ल में देकर तुमसे छुटकारा हासिल कर सके। उसने मेरे कान में जहर भर दिया और साथ ही एक नई साजिश का ड्रामा भी रचा। उसने कहा कि बंगले में एक पार्टी रखी गई है जहां वो उस औरत को मुतारिफ करवाएगा। तुम वहां जाकर खुद को जलील मत करवाना, बेहतर है कि तुम कल सफ़र ही मत करो और ये घर छोड़ दो। मेरा दिल बैठ गया, मेरी सांसें रुक सी गईं, मेरी तमाम उम्मीदें, मेरा सब्र, सब कुछ रेजा रेजा हो गया। सारा के जाने के बाद मैं कमरे में अकेली रह गई और मेरा दिमाग सलमान के हाल ही के रवैयों को खंगालने लगा। मुझे याद आया कि सेहतियाबी के बाद भी वो रात गए अपने दफ्तर में कई घंटे फ़ोन पर मसरूफ़ रहता था और जब मैं पूछती तो वो सिर्फ कहता कि कारोबारी मामलात हैं। उसके चेहरे पर जो जर्दी और खामोशी थी जो मैंने पहले बीमारी की थकन समझी थी, वो अब मुझे जुर्म का एहसास लगने लगी। उस रात मैं सो न सकी, खौफ ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने अपने वालिद का कहा हुआ एक जुमला याद किया, किसी के जुल्म के सामने हार मत मानना। मैंने फैसला किया
कि मैं भागूंगी नहीं, बल्कि कल उस बंगले में जाऊंगी और उस औरत का सामना करूंगी और सलमान से पूछूंगी कि मेरी वफादारी की कीमत क्या थी। मैं सारी रात जागती रही, खौफ की लहरों में डूबी हुई। सलमान की नीयत पर शक बैठ गया और मेरी मोहब्बत की दीवार ढह गई। मैं अगले दिन बोझल दिल के साथ उसके साथ रवाना हुई। मैं जानती थी कि ये मेरी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तहान है। मैंने अपने चेहरे पर एक नकाब ओढ़ लिया, एक मसनूई मुस्कुराहट का, ताकि वो मेरे अंदरूनी तूफान को ना देख सके। मेरे दिल में ये उम्मीद थी कि शायद ये सब सारा की साजिश हो, मगर शक की सुई गहरी चुभ चुकी थी। मैं एक अजीब से मखमसे में गिरफ्तार थी। एक तरफ मेरे दिल में वो खुशी और फख्र था जो सलमान की सेहतयाबी और उसके बदलते हुए रवैये से पैदा हुआ था, और दूसरी तरफ सारा की जहरीली बातें मेरे दिमाग में चुभ रही थी। हम गाड़ी में नए बंगले की तरफ जा रहे थे और सलमान बार बार कहता, हिना घबरा क्यों रही हो, तुम तो बिल्कुल खामोश हो, क्या तुम खुश नहीं हो? मैंने दुख छुपाते हुए बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया और कहा, नहीं सलमान, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थकावट हो गई है। इतनी बड़ी तब्दीली और सफ़र, आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है, मैं बस हैरान हूँ और रब का शुक्र अदा कर रही हूँ। मैंने अपने दिल में एक तूफान को दबा रखा था, मगर चेहरा ठहरा हुआ था। मेरी आवाज़ में कोई लर्जिश नहीं थी। सलमान ने मेरा हाथ थामा और कहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है उसके मुकाबले में ये बंगला कुछ भी नहीं है। उसका यह जुमला मुझे एक बार फिर शक में डाल गया। क्या वो सच कह रहा था या ये सब एक ड्रामा था? उसके लहजे में जो गहरी संजीदगी थी वो मुझे खौफजदा कर रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़े राज को छुपाए हुए हो। गाड़ी तेजी से बंगले के मरकजी सड़क पर आ गई और फिर वो बंगला मेरे सामने आ गया। गाड़ी मरकजी दरवाजे तक पहुंची। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और सलमान ने बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो, ये तुम्हारा दिन है और ये बंगला तुम्हारा है। मेरी आंखें आंसुओं से भरी थी, मगर ये खुशी नहीं, खौफ और बेयकीनी के आंसू थे। मैं डर रही थी कि किसी भी लम्हे वो औरत सामने आ जाएगी और मेरी दुनिया बिखर जाएगी। मैंने खुद को समझाया कि सारा ने झूठ बोला होगा, लेकिन शक की सुई मेरे दिमाग में मुस्तकिल चुभ रही थी। सलमान ने मेरा हाथ थामा और नरमी से दबाया। वो समझा शायद खुशी के आंसू हैं और उसने मेरे हाथ को नरमी से दबाया। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और हम अंदर दाखिल हुए। एक बहुत लंबा और वसी हॉल सामने था। हॉल में जदीद आराइश थी और हर चीज़ अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। रोशनी का इंतज़ाम ऐसा था कि हर चीज़ चमक रही थी। हॉल के एक कोने में एक ब्लैक पेंटिंग लगी हुई थी जो बहुत नफीस और पुरस्कार थी, और मैंने फ़ौरन सोचा कि शायद ये उस औरत की पसंद होगी। मैंने फ़ौरन नज़रें हटा ली, जैसे मैं उसका वजूद ही मानना ना चाहती हूँ। अंदर कुछ लोग खड़े थे, सलमान के कारोबारी साथी, उसका वकील और कुछ अनजान लोग। मैंने दिल को थाम कर हर चेहरा देखा, मगर वो औरत कहीं नजर न आई। मेरे शक का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, मगर ख़त्म नहीं हुआ। वो अनजान लोग शायद कोई मेहमान होंगे या फिर उसी साजिश के हिस्सेदार। सलमान ने मुझे आगे बढ़ाया, जहाँ मरकजी हॉल में एक बड़ी मेज़ के इर्द गिर्द लोग खड़े थे। उसने मेज़ पर कुछ कानूनी दस्तावेजात रखी थी जिन पर सील लगी हुई थी। मेरा शक फिर से बढ़ गया। क्या ये बंगले की मलकियत के दस्तावेजात थी या फिर तलाक के कागजात? सारा ने कहा था कि वो जायदाद की तकसीम के लिए वकील से मिला था। मैं भी डरी हुई थी कि कहीं ये खुशी सिर्फ एक धोखा ना निकल आए। मैंने वकील और उन लोगों की तरफ देखा जो बहुत संजीदगी से मेरी तरफ देख रहे थे, मगर सबकी नज़रें मुझ पर थीं और उन नज़रों में अजीब सी मोहब्बत, एहतराम और हमदर्दी थी। वो लोग मेरे करीब आए और मुझे मुबारकबाद दी, मगर उनकी मुबारकबाद में एक अजीब सी गहराई थी। मैं हैरान थी कि ये सब क्या है, ये लोग क्यों आए और किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं। उनमें से एक बुजुर्ग शख्स ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और कहा, आपने जो बेलौस खिदमत की है उसका अजर आपको ज़रूर मिलना चाहिए। मैं इस गैर मुतवक्की खैर सगाली से मज़ीद परेशान हो गई, क्योंकि ये वही लोग थे जो सलमान की पुरानी ज़िंदगी का हिस्सा थे। उनकी ये शफकत सारा की बातों से बिल्कुल मुतज़ाद थी। मेरे जहन में सवालात का एक सैलाब था। क्या सारा झूठ बोल रही थी? उसकी अपनी जायदाद हासिल करने की चाल थी, या क्या सलमान ने आखिरी लम्हे में उस औरत को लाने का इरादा बदल दिया था? मेरा तजस्सुस, खौफ और शक एक अजीब सी खैफियत पैदा कर रहे थे। सलमान ने मेरे कान में सरगोशी की। खुश हो? उसकी आवाज़ में गहरी जज्बाती थकन थी जो मैं पहचानने लगी थी। मैंने झूठी मुस्कुराहट से कहा, बहुत ज़्यादा। मैं उस लम्हे मुकम्मल सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सलमान ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। उस लम्हे मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे सारी परेशानी दूर हो गई हो। मैंने सोचा कि शायद सारा ने झूठ बोला था और ये बंगला सच में मेरा है, लेकिन वकील का संजीदा चेहरा और मेज़ पर रखी दस्तावेजात मुझे याद दिला रहे थे
کہ اصل جھٹکا ابھی باقی ہے۔ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ہال میں ہونے والی ہلچل، وہ سنجیدہ چہرے اور وہ دستاویزات، یہ سب کسی بڑی بات کا اشارہ دے رہے تھے۔ میں اب سلمان کے مکمل ارادے جاننے کے لیے تیار تھی، چاہے وہ ارادے میری دنیا کو تار تار ہی کیوں نہ کر دیں۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑی میز کے گرد وکیل، گواہ اور اہم دستاویزات لیے کھڑے تھے۔ جب میں سلمان کے ساتھ میز کے قریب پہنچی تو سب نے ایک عجیب سے احترام کے ساتھ مجھے دیکھا اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے بے چینی سے سلمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون آمیز مسکراہٹ تھی، مگر میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اندر سے ڈرا ہوا اور کمزور ہے۔ اس کا رنگ مزید زرد پڑ رہا تھا۔ وکیل نے اپنا بریف کیس کھولا اور کچھ کاغذات نکالے۔ اس نے اپنے گلے کو صاف کر کے کہا، محترمہ ہنا، آج ہم یہاں آپ کے شوہر جناب سلمان کی خواہش پر جمع ہوئے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، جیسے وہ کسی بہت بڑی بات کا اعلان کرنے والا ہو۔ آپ کی غیر معمولی خدمت، آپ کے صبر اور آپ کی وفاداری کی وجہ سے جناب سلمان نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر کہا، یہ بنگلہ جس میں ہم کھڑے ہیں اور آپ کے شوہر کی ساری جائیداد، تمام اثاثے، کمپنیاں، کاروبار جو انہوں نے اپنی محنت سے بنائے ہیں، یہ سب کے سب آپ کے نام کیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹرانسفر مکمل طور پر قانونی ہے اور وصیت کے تحت بھی آپ ہی ان تمام چیزوں کی واحد وارث ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ تمام قانونی کاغذات جن پر سلمان کے دستخط اور انگوچھے لگے تھے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے۔ یہ خوشی کے نہیں بلکہ ایک خوفناک شرمندگی اور احساس ندامت کے آنسو تھے۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا، مگر اس انعام سے زیادہ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے پل بھر میں سوچا، میں نے سلمان کو کتنا غلط سمجھا۔ میں نے اس کی محبت اور وفاداری پر شک کیا۔ میں نے سارا کی جھوٹی باتوں پر یقین کیا اور اس شخص پر الزام لگا دیا جس نے مجھے اپنی پوری دنیا دے دی۔ اس احساس نے میرے دل کو کچل دیا۔ میں پلٹ کر فوراً سلمان کی طرف لپکی۔ میں اسے گلے لگانا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی وفاداری پر شک کیا۔ میں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر میں اس تک پہنچ بھی نہ پائی۔ اس سے پہلے ہی اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں چیخ اٹھی، سلمان، سلمان! میری آواز گونج اٹھی۔ ہال میں موجود سب لوگ فوری طور پر اس کی طرف دوڑے۔ میں اس کے بے جان جسم کے قریب بیٹھ گئی اور اسے ہلانے لگی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سکون تھا، جیسے اس نے اپنا آخری فرض پورا کر لیا ہو۔ ان لوگوں میں ایک ڈاکٹر بھی شامل تھا جو سلمان کا علاج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کے دل کو ٹٹولا اور اس کی نبض چیک کی۔ پھر اس نے افسوس کے ساتھ سر ہلا دیا اور کہا، میں معذرت خواہ ہوں، انہیں شدید دل کا دورہ پڑا ہے۔ ان کا دل کمزور تھا اور یہ جذباتی لمحات وہ برداشت نہیں کر سکے۔ وہ چند منٹ پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ یہ جملہ میرے کانوں میں ایک گرج کی طرح گونجا۔ میرا سہارا، میرا شوہر، وہ شخص جس نے مجھے اتنی عزت دی، اب وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ سب بے معنی ہو چکا تھا۔ میں سلمان کے سینے پر سر رکھ کر زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری زندگی نے مجھے ایک ہی وقت میں سب کچھ دے دیا تھا اور سب کچھ چھین بھی لیا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور میری نند سارا اندر آئی۔ وہ دروازے سے ہی صورتحال کو سمجھ گئی اور جب اسے پتا چلا کہ سلمان فوت ہو چکا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر جب اس نے مجھے وکیل کے پاس کاغذات کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی۔ اس نے فوراً اپنا رویہ بدلا اور ایک مظلوم بہن کا روپ دھار لیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا، تم نے میرے بھائی کو مار دیا، یہ سب تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے، تم اس کی دولت کے پیچھے تھی، تم نے اسے سکون نہیں دیا۔ وکیل نے سختی سے کہا، محترمہ آپ فوراً خاموش ہو جائیں، اب آپ کو یہاں سے فوراً نکلنا پڑے گا۔ یہ گھر، یہ ساری جائیداد اب سب اس عورت کے نام ہے، وصیت مکمل ہو چکی ہے۔ سارا کو یقین نہیں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بنگلے کے کاغذات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے چہرے پر غصے، حیرت اور مایوسی کا ایک خوفناک امتزاج تھا۔ اس کی سازش ناکام ہو چکی تھی۔ پاگل پن کے عالم میں وہ چلائی۔ اس نے اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ وہ ایک قدم میرے قریب آئی اور زور سے کہا، کیا دے دیا اسے، اس غریب گھر کی لڑکی کو؟ پھر غصے کے مارے اس کا راز اس کے منہ سے نکل گیا، ایک ایسا خوفناک اعتراف جس نے ہال میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ وہ چلائی، میں نے تو حادثہ بھی کروایا تھا، مجھے پتا تھا کہ وہ اس بنگلے کے کاغذات کسی اور کے نام کرے گا۔ میں نے بریک وائر کٹوا دی تھی تاکہ یہ مر جائے اور مجھے ساری جائیداد ملے۔ یہ سب اس جائیداد کے لیے تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، سب کچھ اس غریب لڑکی کو دے دیا۔ اس نے میز پر رکھے پھولوں کا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ سب اکا بکا رہ گئے۔ وکیل کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا
किसी को यकीन नहीं आया कि एक बहन दौलत की खातिर अपने भाई की जान लेने की साजिश कर सकती है। सारा का चेहरा खौफनाक लग रहा था। इतने में जैसे कुदरत ने इंसाफ का इंतजाम किया हो, 2 पुलिस एहलकार अंदर आए। वो सारा को देखते ही फौरन उसकी तरफ बढ़े। पुलिस इंस्पेक्टर ने सारा की तरफ देखा और कहा, हमारे पास पहले ही कुछ शवाहिद थे, अब आपने खुद ही अवामी सतह पर एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं अपने शौहर की लाश के पास बैठी ये सोचती रही कि मेरा सब्र, मेरी बेलौस खिदमत और मेरी वफादारी ने आखिरकार मुझे इज्जत भी दी और इंसाफ भी। मगर मुझे ये सब उसकी लाश पर मिला था। मैंने उसकी पेशानी पर बोसा दिया और मैंने वादा किया कि मैं उसकी विरासत को इज्जत और नेक नियति से संभालूंगी। और मेरी कहानी एक ऐसे अख्ताम पर पहुंची जहां मेरी वफादारी ने आखिरकार मुझे इज्जत भी दी और इंसाफ भी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।